हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर देखा था जिसका नाम था क्या, ट्रायल बैलेंस। और हमारे जो भी हमारे अशुद्धियां होती हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस की बात करें या तलपट और अशुद्धियां, या फिर ट्रायल बैलेंस एंड हमारा एरर्स जो थे हमने देखा था। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए था क्योंकि आने वाले जो हम लोग जो भी चैप्टर हम लोग करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक हमारे होने वाले हैं, उसमें हम लोगों को ये सारी जो चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना, जो जितने भी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, उन सब का यूज आप लोगों के आगे होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस था उसको इफेक्ट करने वाले जो भी हमारे एरर्स थे वो हमने जाने थे। साथ ही हम लोगों ने ये जाना था कि जो एरर्स के कितने कितने टाइप के होते हैं। अब जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो उस समय आप लोगों को काफी इससे जो है फायदा मिलने वाला है इस वाले वीडियो से। तो आप लोग उस रेक्टिफिकेशन जो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जो भी एरर है हमारे, वो हमने देख लिए हैं। साथ ही हम लोगों ने ये जाना था कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाले एरर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, ये हमने जान लिया था। चलिए, तो आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अगला जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, जब हमने जनरल एंट्रीज करी थी तो उस समय हम लोगों ने जो है हमारा डेप्रिसिएशन की कुछ जनरल एंट्री जानी थी। तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री हमने जान ली थी और ये बोला था कि इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग जो करेंगे जब डेप्रिसिएशन वाला हमारा चैप्टर आएगा, उस समय हम लोग पढ़ेंगे। तो आज वो चैप्टर आ चुका है आप लोगों के सामने और हम लोग जानेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है और डेप्रिसिएशन की क्या आवश्यकता है लगाने की। तो ये सारी चीजें जानेंगे। और डेप्रिसिएशन मतलब हम ट्रीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो इसकी मेथड है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए जानते हैं जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है इसका उल्लेख हम लोग जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर हम बात करें लेखा मानक, लेखा मानक 6, जो हमारा लेखा मानक 6 है उसके अंतर्गत इसका पूरे ट्रीटमेंट की बात कही गई थी। और जो हमारा लेखा मानक 6 है, अब मैंने लास्ट टाइम पे एक चैप्टर किया था, आप लोगों को याद होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेखा मानक 6 है, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 6 है, उसका जो है अब विलय करके, उसको विलय का मतलब हो गया उसे मर्ज कर दिया गया है। किसके साथ? वो हमारा कर दिया गया है जो भी हमारा एएस, चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी हमारा 10 है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंतर्गत जो आज की डेट में हमने मर्ज कर दिया है किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को। तो अब आज की डेट में अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन का उल्लेख कहां मिलता है, तो प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो हमारा AS 10 है, इसको शॉर्ट में हम लोग AS 10 बोल सकते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग AS 6 बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए भाई, अगर प्रेजेंट टाइम पे आप लोगों का एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है कि जो डेप्रिसिएशन है हमारा वो प्रेजेंट टाइम पे किस एएस के अंतर्गत रखा गया है, तो यह प्रेजेंट टाइम पे किस हमारे लेखा मानक में मर्ज कर दिया गया है, तो हमारा AS 10 आ जाएगा। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है इसके अंतर्गत क्यों मर्ज कर दिया गया है। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को बताया था उस टॉपिक में, इसलिए मर्ज कर दिया गया है क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है उसमें स्थायी संपत्तियों का लेखा हम लोग कैसे करते हैं, स्थायी संपत्तियों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो वो सारा ट्रीटमेंट हमारा AS 10 में था। तो इसलिए जो अब जो है हमारा जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का उल्लेख AS 6 में था। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। डेप्रिसिएशन जितनी भी हमारी फिक्स एसेट होती है, जितनी भी फिक्स एसेट होती है, सिर्फ लैंड को छोड़कर, जो भूमि होती है उसको छोड़कर जो भी हमारी फिक्स एसेट होती है उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? देखिए, मान लीजिए, चलिए बात कर ही लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी कोई एसेट है 2 लाख रुपए की। अब मान लेते हैं अगर वो हमारी 5 साल चल रही है, ठीक है, अगर 2 लाख रुपए की हमारी एसेट है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए की हमारी एसेट है और वो 5 साल चल रही है, तो आप लोग देखेंगे हमारा आ जाएगा 40,000। तो ये 40,000 रुपए हम लोग सालाना, यानी हम लोग डेप्रिसिएशन इकट्ठा करेंगे ताकि उस वैल्यू की, मान लेते हैं कोई एसेट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, मान लेते हैं, इसको ऐसे समझेंगे, कोई एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपए, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू 5 साल तक का,
चलने वाली है, यानी 5 साल के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं उसका एवरेज या 10 साल मान लेते हैं, 5 साल मान, अगर 5 साल मान लिया तो देखो तो हमारा 40,000 रुपए हम लोग सालाना के तौर पे ये उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। और ये लगाएंगे क्यों? ये इसलिए लगाएंगे, आप सोचिए अगर हमने कोई बिजनेस कर रखा है, ठीक हो गया, मान लेते हैं अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई मशीन की कीमत हमारी 2 लाख रुपए, तो मशीन की कीमत हर साल जो उसमें कमी तो आएगी ना, ऐसा तो नहीं है आज की डेट में 2 लाख रुपए की है, आने वाले 5 साल भी 2 लाख रुपए की रहेगी। तो इसीलिए जो उस मशीन की वैल्यू को हम लोग कवर करने के लिए, इन फ्यूचर में उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते, ताकि फ्यूचर में हम उस जितनी की हमारी मशीन थी उतनी वैल्यू हमारे पास इकट्ठा हो जाए। बाकी और भी इसके बहुत ढेर सारे रीजन है, उसको मैं बताऊंगा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हमने इसे AS10 के अंतर्गत क्यों रखा है। अब आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन लगता है किसमें, हमारे फिक्स एसेट में लगता है, और फिक्स एसेट से रिलेटेड ऑलरेडी ट्रीटमेंट किसमें रखा है, क्या था, AS10 के अंतर्गत रखा गया था। तो इसीलिए दोनों को मर्ज करने का ये रीजन था। चलिए अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। देखिए अभी मैंने बात करी जितने हमारे देखिए सभी स्थायी संपत्तियों एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड गीला है, अभी लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला जो हमारी सभी स्थायी संपत्तियां जो होती हैं, सभी स्थायी संपत्ति से मतलब है जो हमारी ऑल फिक्स एसेट होती हैं, ऑल फिक्स एसेट्स, जो हमारी ऑल फिक्स एसेट होती हैं उन पर, उनके मूल्य पर, उनके मूल्य में या जो उनका वैल्यू होती है उसमें मूल्य में जो होने वाली कमी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये याद रखेंगे, कमी को डेप कहते हैं, शॉर्ट में लिख दिया डेप कहते हैं, याद रखेंगे। जो भी उनकी वैल्यू है और वैल्यू में जो भी डिक्रीज हो रही है, जो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। अब ये क्या सभी स्थायी संपत्तियां होती हैं? क्या ये कमी होने के क्या रीजन हो सकते हैं? इस कमी होने के क्या रीजन हो सकते हैं? तो ये रीजन क्या होंगे? क्या ये सभी होंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। देखिए मैंने बात करी सभी स्थायी संपत्तियां, और ये स्थायी संपत्तियां कौन सी होंगी? जो हमारी टेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल एसेट्स, जो हमारी टेंजिबल एसेट होती है, फिलहाल हम लोग उसी पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए ये सभी स्थायी संपत्तियों पे तो लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सभी मूर्त संपत्तियों पे भी कई जगह लिखा गया है, जो सभी मूर्त संपत्तियां होती हैं उन पर हम लोग क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें और जान लिए। अब ये सभी स्थायी संपत्तियों में कौन सी शामिल नहीं होती है? इसमें जो शामिल नहीं किया जाता ना, वो हम किसको शामिल नहीं करते? भूमि को शामिल नहीं करते। यानी भूमि पर, जो हमारी भूमि यानी हम जिसे कहते हैं लैंड को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते, ये याद रखना है। जो हमारी फ्री होल्ड लैंड होती है, जो फ्री होल्ड लैंड होती है, उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई लीज होगी, यानी अगर कोई कॉमर्शियल लैंड है, अगर मैं बात करूं कोई कॉमर्शियल लैंड है, कॉमर्शियल लैंड, तो उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोगों ने अभी तक ये समझा कि एस जो हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारा AS6 के अंतर्गत था, जिसे मर्ज कर दिया गया है कहां? AS10 के अंतर्गत। क्यों किया गया है? AS10 के अंतर्गत क्या है? जो हमारी स्थायी संपत्ति होती है, फिक्स एसेट होती है, उसकी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। अब इसको शामिल क्यों किया गया है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का संबंध किससे होता है? जितनी भी हमारी सभी प्रकार की जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उससे इसका रिलेशन होता है। अच्छा, एक पॉइंट और समझेंगे आप लोग, वो क्या? देखिए मैंने बोला, इसको हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, सभी जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनके मूल्य में होने वाली कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन
कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ किसे छोड़कर, भूमि को छोड़कर, जो हमारी फ्री होल्ड, जो हमारी लैंड होती है उसको छोड़कर, और जो हमारी कॉमर्शियल लैंड होती है, कॉमर्शियल मतलब जो हम लोग लीज या पट्टे पर देते हैं, तो वहां पर को हम लोग डेप्रिसिएशन जो है उस भूमि पर हमारा, मान लेते हैं अगर कोई बिल्डिंग हमने दे रखी है तो उस जो भूमि पर बिल्डिंग दे रखी है उस पर भी हमारा जो है डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जो शब्द है ना, ये हमारा एक पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग, डिप्लेशन। डिप्लेशन ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग है आप लोगों का, जिसका मीनिंग है जो भी हमारी स्थायी संपत्तियां होती है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में देखिए मैंने बात करी, जो हमारा डेप्रिसिएशन शब्द है वो हमारा डिप्लेशन शब्द से बना है। डिप्लेशन शब्द का मतलब होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में जो स्थायी संपत्तियां होती है, जो हमारी, ये वाली बात यहाँ पे लिखी गई है, जो हमारी फिक्स एसेट होती है उनमें, उनके मूल्य में जो कमी होती है उसे हम लोग डिप्रेशन या फिर मूल्यह्रास ये कहते हैं। तो आप लोगों को इतने पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें और इसके क्या रीजन है, क्यों हम लोग इसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, अभी हम लोग और समझते हैं कि इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं और इसका क्या क्या फायदे होते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्या इसकी मेथड होती है, ये हम लोग सीखते हैं अभी। चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को पूरे जो अकाउंटिंग, जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसमें याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और हैं इसमें। देखिए, आप लोगों को डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिसिएबल एसेट्स। अब ये क्या होती है इसको समझिएगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स, या फिर हम जिसे बात करें पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब होता है मूल्यह्रास योग्य हमारी संपत्तियां। ऐसी कौन कौन सी एसेट्स होती हैं जिन पे हम लोग मूल्यह्रास लगाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बात करी, देखिए मूल्यह्रास आप लोग सबसे पहले मैंने बात करी कौन से, जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होती हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट, जो हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं उस पे हम लोग क्या लगाते हैं, मूल्यह्रास लगाते हैं। और दूसरा हम लोग किस पे नहीं लगाते हैं, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, जो लैंड होता है उस पे हम लोग मूल्यह्रास नहीं लगाते हैं। दूसरा हम लोग ऐसे जो टेंजिबल एसेट होती हैं, ऐसे जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होंगे, जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में यूज होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पर हम लोग मूल्यह्रास लगाते हैं। यानी जो हमारे ऐसे एसेट, हम लोग डेप्रिसिएशन ऐसे एसेट पे करेंगे जो तो हमारे कौन से होने चाहिए, जो हमारे मूर्त स्थायी संपत्तियां, इसे हिंदी में लिख देता हूं, मूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त स्थायी संपत्ति का मतलब हो गया क्या, जिसे हम लोग छू सकते हैं और कोई एक स्थायी संपत्ति होनी चाहिए, उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। दूसरा किसको छोड़कर, सिर्फ एक लैंड को छोड़कर, ठीक। अच्छा, दूसरा जो हमारा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है
ऐसे एसेट जिनका प्रयोग हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा करते हैं उन्हीं पर हम लोग क्या लगाते हैं, आप लोगों का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगला जो आप लोगों को याद रखना है वो है आप लोगों का डेप्रिशिएबल अमाउंट। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है मूल्यह्रास योग्य मूल्य। देखिए, मूल्यह्रास योग्य का मूल्य का मतलब हो गया कि जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उस पे हम किस अमाउंट पे लगाएंगे। जो हमारी एसेट है ना, मान लेते हैं कोई भी एसेट्स हमारी, कोई भी हमारी एसेट्स का मतलब हो गया कौन सी एसेट, फिक्स एसेट, ठीक हो गया। कोई भी हमारी जो हमारी मान लेते हैं कोई भी हमारी जो फिक्स एसेट है, अब उसके किस अमाउंट पर हम उसके किस अमाउंट पर, शॉर्ट में लिख दिया, किस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ये आप लोगों को याद रखना है। तो याद रखेंगे, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था हमारी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये कहता है जो भी हमारे फिक्स एसेट होता है उसको हम लोग किस मूल्य पर वैल्यू करते हैं, हमेशा वैल्यूएशन उसका किस मूल्य पर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जी, हमारा जो भी हमारा फिक्स एसेट होते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस पर, उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस या फिर हम इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, लागत मूल्य या ऐतिहासिक मूल्य। हम लोग फिक्स एसेट को किस मूल्य पर मानेंगे। देखिए अब यहाँ पे कोई एक चीज आप लोगों को समझनी है। क्या ये पॉइंट आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन में? मैं देख लेता हूँ एक मिनट। चलिए ठीक है। जो भी हमारी यहाँ पे ध्यान देना, जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस हम लोग किसे मानते हैं, मान लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कोई हमने मशीन खरीदी, मान लेते हैं मशीन हमने परचेस करी। एक पॉइंट देख लेते हैं, देखो ये वाली प्राइस जो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं एक मशीन परचेस करी, मशीन खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, ठीक हो गया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी है, ठीक है। परचेस प्राइस, ये इसका मशीन परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस। उसके बाद इसमें हमारा जो ऐड होगा, मान लेते हैं हमारा कैरेज, इसका जो भी हमारा भाड़ा लगा, मान लेते हैं 5,000 रुपए हमारा इसे लाने का खर्चा लगा। फिर इसे एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस होगा, इसका एस्टेब्लिश एक्सपेंस मान लेते हैं। इसको स्थापना जो इसका व्यय होगा वो मान लेते हैं 5,000 रुपए, फिर लग गया इसको एस्टेब्लिश करने पे, ठीक हो गया, या रख रखाव करने पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा जो अमाउंट बना, ये बना 1,10,000 रुपए। तो आप किस मूल्य पे लगाएंगे इसकी वैल्यू? 1,10,000 रुपए पे लगाएंगे। क्या ये पॉइंट आ रहा है आप लोगों की उसमें? हाँ जी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई मशीन हमने कितने में खरीदी, 1 लाख रुपए में खरीदी। फिर उसमें हमने ये मशीन खरीदी, ठीक हो गया। ये यहाँ पे भाड़ा लगा, ठीक हो गया, भाड़ा यानी किराया उसका। और फिर एस्टेब्लिश यानी स्थापना व्यय, इसको हम लोग बोलेंगे स्थापना व्यय। जो भी इसका खर्चा आएगा स्थापना व्यय, तो वो भी हमारे एसेट के वैल्यू पर ऐड हो जाएगा। ये सबको ऐड करना है हमें। तो इस प्रकार हम देखेंगे 1,10,000 रुपए जो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर कॉस्ट जो हमारा होगा, तो जो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसी अमाउंट पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं 1,10,000 रुपए की ये अमाउंट है, तो 1,10,000 रुपए मान लेते हैं ये हमारी 10 साल चलने वाली है। मान लेते हैं 10 साल हमारी ये मशीन चलेगी। तो हम लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालेंगे इसका। ये मशीन हमने खरीदी कितने की, 1 लाख की। उसमें 5,000 रुपए हमारा कैरी जो भी हमारा भाड़ा लगा वो लगा, फिर 5,000 रुपए हमारा और भी उसमें जो स्थापना संबंधित व्यय थे, एक्सपेंसेस थे, स्टेब्लिश से लेकर, तो 1,10,000 रुपए। हम देखेंगे 1,10,000 रुपए ये मशीन हमारी जो चलेगी, ये चलेगी 10 साल तक का। तो हमने देखा 11,000 रुपए जो हमारा अमाउंट आया, ये हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट होगा। यानी हर साल हम लोग कितने अमाउंट खर्च करेंगे, यानी 11,000 रुपए हम लोग खर्च नहीं करेंगे, हम लोग इसे क्या करेंगे, एक पॉइंट पर
हर साल इतना इतना पैसा हम लोग डेप्रिसिएशन इसमें लगाएंगे। ठीक, अच्छा दूसरा एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी रह गया था जो कि याद रखना है। देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये अभी अमाउंट की बात आ गई है तो यहाँ पे याद रखेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा एक रेवेन्यू लॉस माना जाता है, रेवेन्यू लॉस यानी आयगत हानि, इसे हम लोग आयगत हानि मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप लोग। एक मिनट, चलिए तो हम लोगों ने जाना यहाँ पे कुछ चीजें जान ली हैं। जैसे हमने बात करी कि जो हमारी डेप्रिसिएबल एसेट होती है, मूल्यह्रास योग्य संपत्ति हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सबसे पहले तो वो हमारी कैसी एसेट होनी चाहिए, वो हमारी टेंजिबल एसेट होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखेंगे। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है जो हमारी मूर्त स्थायी संपत्ति होती है वो, और दूसरा जिनका यूज हम लोग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक करते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग, वो ये लिमिटेड टाइम, यानी ऐसे एसेट जिनका लिमिट टाइम, जिनका यूज हम लोग एक लिमिट टाइम तक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी मशीन की हमने बात करी कि इसका जो हम लोग डेप्रिसिएबल अमाउंट हमारा वो होता है। जैसे हमने ये माना कि ये 10 साल तक का चलेगी, हमने देखा 10 से डिवाइड करा कि हमने ये मान लिया कि यार 10 साल तक का हमारी खराब नहीं होगी, 10 साल तक हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे एक पॉइंट और आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे। देखिए जो हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है ना, अगर इस बीच में हमें ये लगता है ये तो पूरा मान लेते हैं हमें पूरे 10 साल में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ये तब की कहानी है और उस समय हमें उसका कुछ भी स्क्रैप मूल्य भी नहीं मिलता। कभी कभी ये मान लेते हैं अगर कोई मशीन है हमारी, ये अगर जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि 1,10,000 रुपए की हमें ये जिस समय हमने खरीदी थी उस समय की हमें पड़ी। अब इसमें ये मान लेते हैं कि जब हम इसे इन फ्यूचर में 10 साल बाद इसे बेचते हैं तो कभी कभी क्या होगा, इसमें कुछ स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाती है। स्क्रैप वैल्यू अब स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जो हमारी अवशिष्ट जो मूल्य होता है वो हमें मिल जाता है। यानी जब हम इसे 10 साल बाद बेचेंगे, सपोज कीजिए अगर हमने इसे 10 साल बाद बेचा तो 10 साल बाद ऐसा तो नहीं कि अभी ये खराब हो गई है तो हमें इसका कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा। मान लेते हैं 10 साल बाद हमें इसके 10,000 रुपये मिल जाते हैं वापस, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसके 10 साल बाद अगर हमें 10,000 रुपये मिल जाते हैं तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, 1,10,000 रुपये इसकी जो वैल्यू थी उसमें से 10,000 रुपये माइनस करेंगे, ठीक हो गया। और हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। और इस 1 लाख रुपए को क्या आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं आ रहा है जी, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। स्क्रैप वैल्यू देख लिया ना आप लोगों ने। देखिए स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है इसको समझेंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हो गया कि जब हम फ्यूचर में इसको जब हम लोग मान लेते हैं जो भी हमारा वो स्क्रैप के रूप में हमें 10,000 रुपये अगर मिल जाता है, यहीं पर को देखेंगे तो हमें जब 10,000 रुपये मिल जाएगा तो 1 लाख रुपए में से हम लोग 1,10,000 में से 10,000 रुपये घटाएंगे, यानी जो भी उसका जो प्राइस था उसमें से हम लोग 10,000 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए की। और 1 लाख रुपए की हमारी वैल्यू आई और इसका जो पूरा लाइफ हम यूज कर रहे हैं 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे 10,000 रुपए हम लोग डेप्रिसिएशन उस पर काटेंगे, 10,000 रुपए ईयरली हमारा डेप्रिसिएशन कटेगा। अब एक पॉइंट और याद रखना है इस पूरे जो हमने पॉइंट बताए आप लोगों को, एक तो आप लोगों का डेप्रिसिएबल अमाउंट हो गया, एक आप लोग का डेप्रिसिएबल एसेट हो गया, किस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को, वो क्या, जैसे देखिए एक मिनट, तो लाइट का इशू था, आप लोग देखिए अब आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैंने बात करी तो एक बार जल्दी से रिकैप करता हूँ, एक पॉइंट और सुन लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमने 1 लाख रुपए पे हम लोग जो है 1 लाख रुपए का 10,000 रुपये हम लोग सालाना जो है डेप्रिसिएशन काट रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें कितना मिला अमाउंट, इसमें हमें अमाउंट मिला पूरा 1 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो जाएगा 10 साल बाद, और 10 साल बाद हमारा जो अवशिष्ट मूल्य होगा वो पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अभी हम लोग रीजन भी जानेंगे, सब चीज जानेंगे। अब देखिए एक पॉइंट और होगा यहाँ पे जो आप लोग ऐड कर लीजिए, ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो भी हम लोग मेथड अपनाते हैं ना, हमेशा एक मेथड अपनाएंगे। एक मेथड का मतलब हो गया हमने
मान लेते हैं किसी एसेट को हमने ये 10%, ये अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 10,000 रुपए को 10,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग देखेंगे जो भी हमारा डेप्रिसिएशन था अमाउंट और जो भी हमारी लागत मूल्य था और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारा 10% हमारा वैल्यू आ गई। तो आप लोग को क्या याद रखना है, इस पूरे डेप्रिसिएशन में जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे हमेशा हमें एक ही उसकी मेथड के लिए एक ही हमें जो उसका परसेंटेज होता है जो हम लोग काटेंगे, डेप्रिसिएशन का जो प्रतिशत हम लोग काटेंगे वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार हमने 10% लगा लिया अगले साल 15% लगाएंगे, ऐसा नहीं। जितनी हमें लाइफ माननी पड़ेगी पूरे 10 साल तक हम लोग कितना परसेंट मानेंगे? इसे 10% मानेंगे, तभी वो इक्वल करके आप लोगों का इतना आएगा। तो देखिए ये कुछ पॉइंट है, जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ और एग्जाम पॉइंट जो आप लोगों की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक बार मैं जल्दी से रिकैप और करा देता हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएबल एसेट हम लोग किसे कहते हैं? डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब होता है जो हमारी स्थायी संपत्ति होती है वहां पर को हमें किन किन संपत्तियों को ही हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं ये बताता है। एक तो वो बोलता है कि जो हमारी स्थायी मूर्त संपत्तियां होती है, किसको छोड़कर? भूमि को छोड़कर, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगला पॉइंट बोलता है जिसका यूज हम लोग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिसका प्रयोग हम लोग एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, लेखावधि में करते हैं, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक ये कहते हैं हम ऐसे एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे जिसकी जो लाइफ होती है जो सीमित होती है, यानी लिमिटेशन होती है उसकी टाइम की होती है। कि जैसे मान लेते हैं हमने आज मशीन खरीदी है तो हमें पता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल बाद वो जो है नहीं चलने वाली। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है जो हमारा मूल्यह्रास का जो मूल्य होगा, यानी कितना हम लोग उसमें किस वैल्यू पर हम लोग जो हमारा किस वैल्यू पर हम लोग जो क्या करेंगे? मूल्यह्रास काटेंगे, यानी जो हमारा डेप्रिसिएशन हम किस मूल्य पर लगाएंगे। अब देखिए जो हमारी फिक्स एसेट होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, फिक्स एसेट का हम लोग वैल्यूएशन किस पे आधार पे करते हैं? जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, यानी लागत मूल्य या फिर ऐतिहासिक लागत। अब ये इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें हमारी जो भी हमने मशीन खरीदी होगी और उसमें जो भी हमारे भाड़ा लगा होगा और जो भी उसमें स्थापना व्यय होता है, इन सबको मिलकर जो कॉस्ट बनती है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। ये आप लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने कुछ और एग्जांपल देखे थे, जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए या अपने लैंग्वेज में से जरूर नोट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं उसे जानते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये पॉइंट पे हम लोगों ने जाना था कि जो डेप्रिसिएशन हम इसे क्या मानते हैं? एक है हमारा रेवेन्यू जो है लॉस के तौर पे हम लोग लेते हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, याद रखेंगे। आप लोगों से पूछ लेते हैं डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या मानते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का लॉस है, याद रखेंगे। वैसे देखा जाए तो इसे लॉस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उसको हम लोग उसके लिए जो फंड जो हम लोग यूज करते हैं उसको फंड के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं या डेप्रिसिएशन काटते हैं। चलिए अब कुछ चीजें हैं जो आप लोग को याद रखेंगे। देखिए हमने बात करी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से मिलते जुलते कुछ और चीजें होती हैं जब हमारी जो फिक्स एसेट होती हैं उनकी वैल्यू कम होती है। वो कौन कौन से होते हैं? कभी कभी आप लोग एग्जाम पॉइंट में पूछ लेता है। जैसे मान लेते हैं, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एमोर्टाइजेशन। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एमोर्टाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिशोधन। परिशोधन याद रखेंगे आप लोग, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम लोग स्थायी जो संपत्तियां होती है, मूर्त स्थायी संपत्तियां होती है, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक एमोर्टाइजेशन शब्द है जिसका यूज हम लोग जितने भी हमारे एसेट्स होती हैं, जितनी भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसे हम लोग अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, अमूर्त संपत्तियां,
जिन्हें हम लोग अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, उन पर जो होने वाली कमी होती है उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम लोग एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, पूछा जा चुका है। एक वर्ड आता है आप लोगों का डिप्लेशन, जिसे हम लोग रिक्तीकरण कहते हैं। रिक्तीकरण, इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिएगा, रिक्तीकरण से मतलब है आप लोगों का यानी ऐसे एसिड्स जो मतलब हमारे ऐसे एसिड, ऐसी संपत्तियां, ऐसे एसिड्स जो वेस्ट एसिड्स होती हैं। वेस्ट एसिड से मतलब है क्षयशील या नाशवान। नाशवान संपत्ति। देखिए, नाशवान संपत्ति यानी वेस्ट, हमारा जो एसिड्स होते हैं, क्षयशील संपत्ति हमारी जो होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन या रिक्तीकरण। उनके लिए उन पे जो होने वाली कमी होती है, यानी वो जब एक टाइम पे खत्म हो जाती हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे तेल के कुएं होते हैं, ठीक हो गया, ये जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई खनिज पदार्थ हमें कहीं खान मिली तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वो कमी होती है, उस कमी को हम लोग डिप्लेशन या रिक्तीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ऐसी एसिड जो वेस्ट एसिड या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं क्षयशील संपत्ति या फिर बात करें नाशवान संपत्ति हम लोग कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, डिप्लेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहां पर को। चलिए, अब अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑब्सोलेशंस। यानी ऑब्सोलेशंस का मतलब होता है हमारा अप्रचलन। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ये याद रखेंगे। जो भी हमारा ऑब्सोलेशंस या फिर अप्रचलन होता है, इसका प्रयोग हमारा जितने भी हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी या फिर नवीन तकनीकी के कारण प्रयोग नहीं होती। याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या नवीन तकनीकी के कारण जिस एसिड का प्रयोग हम लोग करना बंद कर देते हैं, इस प्रकार जो भी हमारा लॉस होता है या फिर इस प्रकार का जो भी पॉइंट होता है, उसको हम लोग ऑब्सोलेशन या फिर अप्रचलन कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग ये लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले के टाइम पे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आता था बहुत पुराना। उससे पहले भी जो प्रिंट करता था वो एक एक लाइन करके प्रिंट करता था। लेकिन आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि अब उनका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक सेकंड में कई पेज प्रिंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नवीन तकनीकी के कारण, यानी नवीन तकनीकी के कारण मतलब हो गया, पहले देखो आप लोग कीपैड वाले फोन बहुत ज्यादा यूज होते थे। अब मैक्सिमम आप लोगों के पास कौन से स्मार्टफोन हो गए, तो उनका यूज जैसे जैसे बंद होता है, नई टेक्नोलॉजी के कारण उनका यूज हम लोग बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी कमी होती है उसको हम लोग ऑब्सोलेशन या फिर अप्रचलन कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इसमें नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट, वो आप लोग लिखेंगे क्या, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर हम लोग बात करते हैं कैपिटल लॉस बोलेंगे, सॉरी कैपिटल लॉस। ये हमारा कैसा लॉस है, ये हमारा कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि, इसे हम लोग मानते हैं, पूंजीगत हानि इसे हम लोग मानते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये तीन वर्ड जो
हमारे डेप्रिसिएशन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों के प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे एमोर्टाइजेशन आ जाता है, जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो उनके लिए जब उनमें जो कमी होती है उसके लिए हम लोग जो शब्द का यूज करते हैं वो है एमोर्टाइजेशन, जिसे हम लोग परिशोधन कहते हैं, याद रखेंगे। अगला डिप्रेशन, रिक्तीकरण का मतलब होता है ऐसी एसेट जो वेस्ट एसेट या फिर क्षयशील एसेट संपत्ति या फिर नाशवान संपत्ति जो यानी एक समय पे खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार की संपत्तियों में जो कमी होती है उसको हम लोग डिप्रेशन या फिर रिक्तीकरण कहते हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट आता है आप लोगों का ऑब्सोलेशंस, यानी ऑब्सोलेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे नई टेक्नोलॉजी जो हमारी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने से जो पुराने जितने भी प्रकार की हमारी मशीनें होती हैं या फिर जो भी हम लोग जिस एसेट का यूज कर रहे होते हैं, अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी के कारण बंद हो जाती है तो इस प्रकार की कमी को हम लोग ऑब्सोलेशन जो है हमारी ऑब्सोलेशन या फिर अपरचन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट याद रखना है, जो ऑब्सोलेशन है ये हमारा जो है कैपिटल लॉस है या फिर पूंजीगत हानि से माना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि एज ए डेप्रिसिएशन की तरह ही हमारा होता है। तो आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। चलिए अब हम लोग इसे मैं रफ कर लेता हूं, आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो याद रखते हैं यहाँ पे। देखिए अब हमारे कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कोई रीजन हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों बनाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात करी, चलो पॉइंट से इसके हम लोग रीजन लिख लेते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, क्या कारण हो सकते हैं या फिर क्या इसका उद्देश्य है, हमारा क्या कारण है या क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं फंड फॉर फिक्स एसेट, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, जो भी हमारा हम लोग स्थायी के लिए कोष, जो हमारा स्थायी संपत्ति होती है ना उसके लिए हम लोग जो कोष होता है यानी कोष यानी जो उसका पैसा है, मान लेते हैं। देखिए हमने बात करी थी 10 लाख रुपए का हमने कोई एसेट खरीदी है, ठीक हो गया। अब इस 10 लाख की एसेट को हम लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। अब पूरे बिजनेस में हम लोग जब इसे यूज कर रहे होंगे तो याद रखें आने वाले कुछ समय तक का हम यूज करते रहेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो जो कमी होती रहेगी ना इन फ्यूचर में। मान लेते हैं कि 5 साल बाद हमें इसी एसेट की दोबारा जरूरत पड़ती है। जब इसी एसेट की हमें दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 5 साल तक का हमें फिर 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 साल बाद तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना इस एसेट की। तो इसीलिए क्या होगा, इन फ्यूचर में 5 साल के बाद हमारे पास 5 साल के बाद इतना पैसा इकट्ठा आएगा कहां से, तो इसीलिए उस फंड को इकट्ठा करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, कितने महत्वपूर्ण है हमारे पॉइंट के लिए। अच्छा अब बात करते हैं सही प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा देखिए अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालते हैं पूरे साल भर में। अब देखिए हमने जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला होगा, याद रखेंगे जितने भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला होगा, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना। अब देखिए अगर हमने मान लेते हैं हमें कितने का भी प्रॉफिट हो रहा है, उस समय हमने हमारी जो एसेट यूज हुई है पूरे उस साल भर में हमारी एसेट भी तो यूज हुई होगी, क्या हमने उसका पैसा काटा, क्या नहीं काटा ना। उस जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ होगा पूरे साल भर में
तो उसमें जो लेबर चार्ज है वो लगा ही होगा, ह्यूमन जो भी चार्जेस है वो तो लगे होंगे, और भी जो चार्जेस है वो लगे होंगे। क्या हमने मशीन का चार्जेस काटा? मशीन भी तो यूज हुई है, मशीन का भी तो यूज हुआ है, उसका भी तो कोई चार्ज होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग पूरे प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन नहीं काटेंगे तो हमारा एक्चुअल हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है उसमें आप लोगों की एसेट भी इंक्लूड है, एसेट का भी काम इंक्लूड है। तो इसीलिए जो हमारा अगर हम लोग डेप्रिसिएशन काटते तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा शुद्ध जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमें पता चलेगा अगर हम लोग डेप्रिसिएशन हमने उसमें लगाया होगा। और क्या रीजन हो सकता है? हम लोग सही जो भी हमारी आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जो भी हमारी आर्थिक स्थिति होती है, यानी जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी हम लोग बैलेंस शीट होती है, अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया होगा इन फ्यूचर, मान लेते हैं हमने जो हमारी जो एसेट कम हुई है वो एसेट जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने एसेट का कितना यूज कर रखा है, तो इसीलिए हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि किस एसेट पे हम लोग कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे और कितनी इसकी लाइफ रहने वाली है। तो जिस वजह से हमें पता चल सकता है कि जो हमारी जो पूरी फर्म है या फिर हमारी जो हमारी आर्थिक स्थिति है या मेरी जो बैलेंस शीट बनाई गई है उसमें एग्जैक्ट जो सही पता तभी चलेगा जब हमारा उसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा। अच्छा, एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो और है आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स सेविंग, आयकर पर छूट। देखिए, आयकर पर छूट या फिर बचत भी कर सकते हैं, बचत। ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, अगर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, हमारा एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। कंपनी एक्ट 2013 में एक बात कही गई है, इसके संबंध में याद रखेंगे। जो हमारा इनकम टैक्स है ना, आप लोगों को इनकम टैक्स जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जितना मान लेते हैं हमारा कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस है, एक हमारा कोई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ होगा, अब उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा ना। मान लेते हैं 5% टैक्स है या 10% टैक्स है, तो हमें अगर उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उस पर उतना ज्यादा हमारा टैक्स लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा, जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसी समय हम लोग क्या करेंगे, उसमें से अपना डेप्रिसिएशन काट लेंगे और फिर हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, टैक्स से पूर्व हम लोग टैक्स निकालने से मतलब टैक्स अमाउंट से पहले ही, यानी टैक्स से पहले ही हम लोग डेप्रिसिएशन काट लेते हैं। इससे हमारा कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग भी हो जाती है। आप लोग समझेंगे इसका ट्रीटमेंट हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहां पर को देखेंगे। अच्छा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ना एक बात कही गई है, जो भी हम लोग डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी हम लोग लाभांश वितरण करते हैं, लाभांश वितरण, जो भी हमारा लाभांश वितरण होता है ना, आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो भी हमारा लाभांश वितरण होते हैं उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन काटना अनिवार्य होता है। ये हमारा कंपनी एक्ट 2013 में जो है अनिवार्य किया है, यानी कंपलसरी किया है, यानी अनिवार्य कर रखा है, ऐसा कह सकते हैं, अनिवार्य कर रखा है, अनिवार्य कर रखा है। ठीक हो गया, याद रखेंगे। अगर डिविडेंड जो हमारा अगर हम पे कर रहे हैं उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन काटना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग डिविडेंड पे आउट करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, हमने शायद अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा। डिविडेंड हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो आप लोगों के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, आप लोगों के इक्विटी शेयर होल्डर हो गए हैं, उनको जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट जो उनको दिया जाता है ब्याज के रूप में, आप लोग बोल सकते हैं, तो उन्हें जो पैसा दिया जाता है उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। याद रखिए, ये हमें कब देना पड़ता है, ये हमें आप लोगों को उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन काटना अनिवार्य है, ये कंपनी एक्ट 2013 कहता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखते हैं। आप लोग समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जा रहा है, डेप्रिसिएशन के क्या फायदे हैं, तो आप लोग के यहाँ पर से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब मैं इसे रफ करता हूँ। ये 4-5 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो भी हमारा हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, जो भी हमारी एसेट होती है उसके लिए जो फंड कहाँ से आएगा, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन पहले से लगाते हैं। एक सही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये हमें बता देता है। साथ ही एक हमारा जितनी भी हमारी आर्थिक स्थिति है, बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसको आप लोग बता सकते हैं। इसके माध्यम से सही पता चल सकता है। दूसरा, जो भी हमारे इनकम टैक्स सेविंग हम लोग इससे कर सकते हैं, आयकर में जो छूट मिलती है हमें वो कर सकते हैं। साथ ही डिविडेंड से पहले पहले हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। चलिए अब कुछ और पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग या फिर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए अब हम लोग इसका लेखांकन कैसे करते हैं, मूल्यह्रास का लेखांकन हम लोग कैसे करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका लेखांकन हम दो तरीके से करते हैं, आप लोग याद रखेंगे। इसका लेखांकन हम लोग दो तरीके से करते हैं। वो क्या क्या, जब हम लोग विदाउट प्रोविजन, जब हमारा विदाउट प्रोविजन हो और जब हमारे विथ प्रोविजन हो, हम लोग इसका लेखा दो तरीके से करते हैं। कब कब, जब हम लोग हमारा जब कोई भी प्रावधान ना हो, जब प्रावधान ना हो, जब प्रावधान ना हो और जब हमारा प्रावधान हो, जब प्रावधान किया गया हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तरीके से हम लोग इसका लेखा करते हैं। आसान क्या है, इसको देखिए। सबसे पहले जब हमारा हमने कोई प्रावधान किया हो, जब भी कोई प्रोविजन बनाया गया हो हमने डेप्रिसिएशन के, स्पेशली किसी एसेट के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे। तो जब कोई भी प्रावधान ना किया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है इसकी एंट्री हम लोग लास्ट टाइम पे सीख गए थे। जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी हमारी एसेट्स होती है उसको एसेट्स अकाउंट, तो हम लोग इस प्रकार से एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हमारी ये हो जाती है, फिर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। हमारी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर, इसकी हम लोग ट्रांसफर एंट्री करते हैं। ट्रांसफर एंट्री करते समय हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग लेखा करते हैं इसका। कब, जब हमारा प्रावधान ना हो, सिंपल सी एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी हमारी एसेट होती है जितना उसने डेप्रिसिएशन लगा रखा है। अब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। आप लोगों को पता है ये हमारा क्या है, हमारी एसेट कैसा है, ये एक रेवेन्यू नेचर का लॉस है, तो इसीलिए जितने भी हमारा लॉस होता है उसे हम लोग कहाँ डालते हैं, हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जब हमने प्रोविजन किया हो। तो जब प्रोविजन किया हो तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एंट्री हमारी बनेगी, हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री करेंगे। अच्छा, जब इसकी ट्रांसफर एंट्री बनेगी, फिर इसकी हम लोग जब इसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर, इसकी जो ट्रांसफर एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस प्रकार से हम लोग इसकी ट्रांसफर एंट्री करेंगे। अब आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे, जरा इन दोनों एंट्री में एक पॉइंट देखिए आप लोग, एक कॉमन है। क्या क्या, हमारा डेप्रिसिएशन भी हमारा, आप लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन एक तरफ डेबिट हो रहा है और एक तरफ हमारा डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसे दोनों को देखेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या,
हमारी इसकी जो फाइनल एंट्री आ जाएगी, फाइनल एंट्री, इसकी जो हमारी फाइनल एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, देखिए क्या यहां से क्या बचा हमारे पास डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। तो आप लोग देखेंगे इसकी प्रोविजन की जो फाइनल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोविजन के लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हमारा प्रोविजन अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट हो गए, दोनों आप लोगों का न्यूलिफाई हो गया, तो इसलिए हमारे पास बच जाता क्या, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से हम लोग लिखा करते हैं किसका, हमारा डेप्रिसिएशन का। तो इस प्रकार से लिखा होता है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं उसकी कुछ मेथड है, उसको जान लेते हैं जल्दी से। आप लोग इसे नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए मैं साइड हटता हूं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एंट्री, आप लोगों को समझ में आ गई। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जनरल एंट्री में भी जाना था, प्रोविजन की एंट्री नहीं करी थी, प्रोविजन आप लोग देख सकते हैं, प्रोविजन वाली एंट्री नहीं करी थी हमने जनरल एंट्रीज में। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेथड्स ऑफ डेप, यानी डेप्रिसिएशन की क्या विधियां हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहला पॉइंट में अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो हमारा जो AS6 है, AS6 बोलते हैं कि इसके लिए दो ही मेथड है। अब वो दो मेथड कौन कौन सी हैं ये हमें याद रखना है अच्छे से। पहली मेथड तो आती है आप लोगों की कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं फिक्स्ड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इतने नाम हैं हमारे पहले मेथड के। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है सरल रेखा पद्धति, या फिर मूल लागत विधि, या फिर स्थायी या फिर समान किस्त विधि या पद्धति। बात एक है, ठीक है। तो एक तो हमारी ये होगी, दूसरी मेथड हमारी कहती है, ये आता है आप लोगों का रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं रिटन डाउन, या फिर हम बात करते हैं रेड्यूसिंग मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं डायमेंसिंग मेथड। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ये काफी प्रचलित और वैज्ञानिक जो विधि है यही मानी जाती है। सरल मेथड आप लोग की यही है। दूसरी हमारे इसका जो नाम आता है वो आता है क्रमागत ह्रास पद्धति, या फिर हम इसे बोलते हैं घटती हुई दर विधि। तो इसके कई नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ये दोनों मेथड है, इन दोनों मेथड की चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो के साथ। फिलहाल आप लोग जान लीजिए ये क्या होता है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, यहाँ पर को हमारा समान जो हमारी दर होती है, यानी 10% हमने लगा रखा है, तो वो हमेशा जो हमारी कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे लगता है, ये नहीं कि बार बार उस पर चेंज होता है, यानी एक ही प्राइस पे लगेगा। यानी जो हमारी इसके बारे में चर्चा हम लोग वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो यहीं पे मैं आज समाप्त करूंगा इस वीडियो को। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन सरल पद्धति होती है, सबसे आसान विधि यही होती है, लेकिन ज्यादा जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जो मानी जाती है, जिसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो आप लोग का कौन सी है, जो क्रमागत ह्रास पद्धति है। क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी वैल्यू हमारी बच जाती है एसेट की, हम उसी वैल्यू पर हम लोग जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इन दोनों मेथड के
तो दोस्तों किसी कारण से वीडियो कट हो गई थी। आप लोग देखेंगे कि हमने बात करी, ये दोनों मेथड की हमने बात करी। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है मेथड कहते हैं। दूसरा हमारा रिटर्न डाउन मेथड है या फिर रेड्यूसिंग मेथड है या डेवेंसिंग मेथड है। तो इस पर हम लोग याद रखेंगे कि ये जो दोनों मेथड है ये सरल मेथड है। सरल जैसा नाम है इसका वैसे ही सरल मेथड भी है। इसका प्रयोग ज्यादा हम लोग वैसे करते तो हैं, लेकिन ज्यादा जो वैज्ञानिक रूप से मानी जाती है, जो जिसको ज्यादा मान्यता मिली है, वो हमारी कौन सी है? रिटर्न डाउन मेथड है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को। और दूसरा यहाँ पर को क्या होता है ना कि समान जो हमारी जितना भी हमारा फिक्स कॉस्ट की जो हमारी मूल लागत है, हमने बात करी यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जो हमारी मूल लागत होती है हमेशा उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन काटते हैं। भले ही उसका लास्ट वर्ष में भी होगा तब भी हम लोग डेप्रिसिएशन उतने ही वैल्यू पे काटेंगे जितना उस पे होता है। लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं मानी जाती, ये हमारी वैज्ञानिक विधि कहलाती है, क्योंकि जितनी वैल्यू बच जाती है हमारी एसेट की उसी पे हम लोग जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी तो हमारा ये काफी लंबी वीडियो बन जा रही है, इस कारण हम लोग इसका सेकंड पार्ट में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारी ये जो दो मेथड है AS6 में दे रखी है, इसके अलावा भी कुछ और मेथड है जो आप लोग के एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल लेकिन आप लोग को ये दो मेथड बहुत अच्छे से सीखनी है। अच्छा, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आप लोगों का जितने भी पॉइंट्स है क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो सारे कंसीडर किए हैं इस वाली वीडियो में, और आप लोग इसे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा जब भी आप लोग देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।